पर सेकंड, ये दो चीजें अपन ने देखी थी। और आपसे पूछा गया था टीएन। टीएन क्या निकल रहा था? 2πRN/VN, 2 इंटू पाई इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n² अपॉन VN क्या था बेटा? 2.18 इंटू 10⁻6 Z/N। तो ये बन जाएगा बेटा अपना 2π इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जल्दी बोलो n⁻3 Z²। ये आ रहा था। ये पावर अपन ने ऊपर पहुंचाई, कितना हो गया? ये टू से इसको निपटाते हैं, कितना बन जाएगा? पाई इंटू 0.529 डिवाइडेड बाय 2 से इसको निपटाओगे कितना? 1.09 इंटू 10⁻⁻16 n³/Z²। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ गया। लगभग ये 0.5 टाइम्स चला गया। गया कि नहीं गया? लगभग 0.5 टाइम्स। कितना बन रहा है? 1.519 ना, 1.5 बनता है जहां तक। 0.15 इंटू 10⁻⁻16 ये बनता है अपना TN। ऐसे उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। देखो अपन सिर्फ RN और VN याद रखेंगे, कहीं कहीं TN की जरूरत पड़ेगी तो TN अपन ऐसे 15 बन रहा है कि 16 बन रहा है? एक सेकंड रुकना, गड़बड़ लग रहा है मुझे। हाँ 1 पॉइंट, वही मैं सोच रहा हूँ। ये कितना बन जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n³/Z²। ये बनता है TN लगभग। ये TN निकलता है, ये TN आता है अपना। ये आ गया अपना TN। एक रिवॉल्यूशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? इतना लगता है लगभग। चलो ये अपन लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं TN हो गया, VN हो गया, AN तो अपन निकाल ही लेंगे, तो AN का अपन डेरिवेशन साइड नहीं जाएंगे। अच्छा AN क्या बनेगा? एरिया कवर बाय इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा बेटा? पाई RN²। अच्छे बताओ, ये बताओ, देखो इन जनरल होता क्या है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में रेशो ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बताओ AN किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा ऐसे सोच के बताओ, AN किसके प्रपोर्शन आएगा? कांस्टेंट वैल्यू को हटा दो, पाई कांस्टेंट है n² पे, और n किस पे डिपेंड कर रहा है? n²/Z। और n², देखो समथिंग ये कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भाई अपन क्या कर रहे हैं? अपन ये कर रहे हैं, देखो भाई एक कांस्टेंट आ रहा है C, उससे पाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका स्क्वायर इंटू n²/Z का भी स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? भाई अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू डालो, RN की वैल्यू डालोगे, तो RN की वैल्यू क्या आएगी? आप यही तो करोगे। AN = पाई R0 n²/Z का होल स्क्वायर। यही तो करोगे। R की वैल्यू यही तो थी, इसको A0 बोल दिया अपन ने, मान लो R0 बोल दिया, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसको अगर मैं खोलूंगा तो कैसे खुलेगा बेटा? पाई RN0 का स्क्वायर
एन की पावर 4 जेड का स्क्वायर। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ ए एन किसके प्रपोर्शन है, तो क्या बोलोगे? एन की पावर 4 जेड का स्क्वायर। जब प्रपोर्शन की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा देते हैं, यही तो करते हैं अपन। जैसे अपन बोलते हैं ना बाय इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वायर, बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो अपन बाय इक्वल्स टू समथिंग के इंटू एक्स स्क्वायर कर देते हैं। या फिर कहीं पे मान लो ऐसा लिखा है बाय इक्वल्स टू 3x क्यूब, इसका मतलब क्या है? बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब। ऐसा लिखते कि लिखते? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट कब आया होगा? जब प्रोपोर्शन हटा होगा। तो अपन एक चीज ध्यान रखना, अपन ऐसे ही बोल सकते हैं चीजों में। जैसे मान लो अपने पास आर एन है, तो आर एन क्या होता है? आर एन होता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो वेरिएबल है वो लिख सकता हूँ अकेला, एन स्क्वायर बाय जेड। और जब ये प्रोपोर्शन साइन हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा? ये कांस्टेंट आ जाएगा। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं? वी एन क्या होता है? 2.18 10 की पावर 6 जेड बाय एन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखो, अब टी एन है, अब टी एन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है आता कैसे। टी एन कैसे होता है? टाइम पीरियड कैसे निकालते? कितना डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? डिस्टेंस कितना कवर करता है? 2 पाई आर एन। और कितनी स्पीड से? वी एन। अब देखो, अब इसको मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ? टी एन ये समथिंग आएगा। अब इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? टी एन। अब मुझे बताओ ऊपर कौन है? आर एन। और आर एन किसके प्रपोर्शन है? आर एन है सर एन स्क्वायर बाय जेड। एन स्क्वायर बाय जेड के है कि नहीं है? और भी एन किसके प्रपोर्शन है? सर भी एन है अपना जेड बाय एन। तो क्या मैं इनको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकता हूं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 3 जेड का स्क्वायर। देखो यही आ रहा था अपना। तो ये क्या होगा जब आपसे देखो, जैसे ये प्रोपोर्शन वाले फॉर्मूले अपन कब यूज करेंगे? जब रेशो पूछा जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि बताओ सेकंड पीरियड की इतनी रेडियस है, फोर्थ पीरियड में कितनी होगी, अपन रेशो यूज करेंगे। कुछ भी अपन से मान लो ए एन पूछा जाए, ए एन, अब बताओ ए एन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपसे ए एन का पूछा जाए तो ए एन किसके प्रोपोर्शन बोल दोगे? एन स्क्वायर। और एन एन आर एन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है एन स्क्वायर बाय जेड का होल स्क्वायर। अब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी वो इस कांस्टेंट में चली जाएंगी। तो ये अपन आराम से कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू लेके जाओ। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इफ radius of second orbit of H atom is pi angstrom. Find the radius of third orbit of He plus ion। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। जब भी रेशो पूछा जाए या एक वैल्यू दी जाए दूसरी पूछी जाए, तब अपन क्या यूज करेंगे? या तो अपने पास क्या रेशो पूछा जाए या एक वैल्यू दी जाए दूसरी पूछी जाए, तो अपन रेशो मेथड लगाएंगे। सर रेशो मेथड मतलब देखो यहाँ बहुत आसानी से काम होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ। मुझसे क्या पूछा गया? रेडियस। अच्छा बताओ, आप तुरंत रेडियस का फॉर्मूला लिखो। आर एन क्या लिखोगे? सर आर एन में लिखूंगा 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड का एंगस्ट्रॉम, ऐसा लिखूंगा। अब मैं यहां से मालूम मैं क्या होशियारी दूंगा, थोड़ा सा होशियार बनूंगा। आर एन को क्या बोल सकता हूं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अब देखना, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पे लिखूंगा क्या? एक रेडियस दी गई है, किसकी दी गई है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की दी गई है, मतलब मैं यहां पे मालूम मैं कैसे लिख देता हूं, ऐसे लिखूंगा हाइड्रोजन। मैं हमें यहां पे क्या लिख दी? हमें दी किसकी गई है बेटा? हाइड्रोजन की। और किसकी? सेकंड सेल की H2 अपॉन रेडियस किसकी पूछी गई है? He प्लस। और किसकी? थर्ड की। तो अब आप देखना,
चाहो तो पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखो। आप पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या लिखोगे? 0.529 टू का स्क्वायर अपॉन 1, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और यहां पर भी आप क्या लिखोगे बेटा? 0.529, यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर बाय 2। करोगे कि नहीं करोगे? तो ये बताओ, चाहे मैं इसको ऐसे लिखता, देखो यहाँ पे अपन करने, देखो ये बार बार नहीं अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन ये बार बार शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। इसको मैं आन नॉट लिख सकता हूँ, कुछ भी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? 2 का स्क्वायर अपॉन 1। और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा बेटा? आन नॉट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी, 3 का स्क्वायर बाय 2। तो ये बताओ, ये कटने हैं कि नहीं कटने हैं? जब भी अपन रेशो यूज करेंगे कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो अपन ये बार बार ले क्यों रहे हैं? अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई रेडियस किसके, जब भी आप रेशो लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कट जाएगी, वो तो सेम है। तो अपन क्या डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते थे भाई? n1 का स्क्वायर अपॉन z1 अपॉन n2 का स्क्वायर अपॉन z2। क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं? जब भी अपन रेशो यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू को भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा कटेगी ऊपर नीचे। तो अपन तो ये देखो, वेरिएबल कौन है उनका रेशो ले लो तो अपना आंसर आ जाएगा। अब यहां पे फायदा क्या है? अभी बताओ, अपन ने इतना सब लिख लिया, अपन ने इतना सब लिखा। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, अब देखना, इनमें से बताओ कौन सी वैल्यू दी गई है? ये वाली वैल्यू दी गई है, ऊपर वाली दी गई है, कि नीचे वाली दी गई है? ऊपर वाली दी गई है सर, बाय दिया गया है। ये क्या हो गया? बाय इक्वल्स टू रेडियस ऑफ एच ई प्लस डी। बताओ ये किसके बराबर आ गया? अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो कट जाएगी। यहां पे क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 3 का स्क्वायर बाय 2। ये कितना बन गया? 4/1 अपॉन 9/2। कितना हो गया ये हो गया 8/9। 8/9 हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या यहां से मैं ये ले सकता हूं? रेडियस ऑफ एच ई प्लस थर्ड सेल की, इसको यहां ले जाओ, उसको वहां ले जाओ, तो क्या लिखोगे? 9/8। आ गया कि नहीं आ गया? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब भी एक दिया जाए दूसरी का पूछा जाए, तो जो दिया गया है वो जो पूछा जा रहा है वो रेशो में लिख लो। रेशो में लिखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट होंगी। न्यूमेरिकल वैल्यू को अपन हटा देंगे, जो वेरिएबल है उसके टर्म में लिख देंगे। ये आन नोट सब कटेंगे, या फिर आप इस फॉर्म में लिख लो। ये अपन ऐसे करेंगे क्वेश्चन, जब भी अपने पास क्या होगा, जब भी अपने पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, दूसरी पूछी जाएगी, तो अपन ऐसे कर रहे होंगे। जब भी अपने पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, दूसरी पूछी जाएगी, तो अपन रेशो मेथड, इसको क्या बोलते हैं? रेशो मेथड। जो दिया गया है और जो पूछा गया है, दोनों का रेशो लिख लो और दोनों के फॉर्मूले इक्वेट कर दो। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कट जाएंगी, जो वेरिएबल है वो उनसे आंसर आ जाएगा अपना। लिख लिया? चलो, क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एच ई आयन भी नॉट, फाइंड
ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी इन टर्म ऑफ रेशो ऑफ गैस ऑफ डिफरेंस वन इश एंड रेडियस जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व कर लो। बहुत मजेदार टॉपिक है, 2-3 फॉर्मूले चलते हैं, उससे से रिलेटेड क्वेश्चन चलते रहते हैं। फिफ्टी से 60% रेशो मेथड से सॉल्व होंगे पूरे चैप्टर में। जितने जल्दी अपन रेशो मेथड पकड़ लेंगे उतने जल्दी अपन क्वेश्चन कर ले जाएंगे। पहला वाला हो गया। ऐसे ही कर लें। ये तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू को भी मान लो, और भी इंटू जेड बाय एन की एन स्क्वायर बाय जेड,
स्पीड में क्या आता है, जेड बाय एन। हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, जेड कितना है बेटा हीलियम का जेड एन, जेड कितना है 2, तो सेल नंबर भी कितना है 2 सेकंड। यहाँ पर भी क्या करोगे भी इंटू लिथियम का कितना है 3 और कैसा है चौथे नंबर का, तो बताओ ये कितना हो गया, जल्दी बोलो। ये भी नॉट दिया गया है और ये अपन को भी फाइंड करना है, भी डैश फाइंड करना है। नॉट दिया गया है कि नहीं दिया गया, ये सब कट जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 से 2 भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 इक्वल्स टू भी नॉट अपॉन भी डैश। तो जल्दी बोलो भी डैश कितना आ गया, 3/4 भी नॉट। क्या यही आ रहा है सभी का, देखो क्या 3/4 आ गया, 3/4 आ गया था क्या, चलो क्या और कुछ आ रहा है, 3/4 आ रहा है, 3/4, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सेकंड। सेकंड देखो, यहाँ देखो, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन कब, टेंशन लेने की थोड़ा होती, टेंशन देने की होती चीज। लोगे तो निपट जाओगे, दोगे तो एकदम खुश रहोगे। चलो अब देखना, ये बताओ सबसे पहले तो मुझे बताओ आर क्या होता है, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन स्क्वायर बाय जेड होता है कि नहीं होता है बेटा। अब मुझे बताओ मेरे पास दो डिफरेंट ऑर्बिट हैं, एक को मैं आर एन मान लेता हूं, एक को आर एम मान लेता हूं, ऐसे मान लो। दो डिफरेंट ऑर्बिट है कि नहीं है, एक को एन नंबर दे दो, एक को एम दे दो, एक को 1 दे दो, एक को 2 दे दो, जो भी आपको देना है बस आप डिफरेंशिएट कर लो। हमने क्या माना, एक ऑर्बिट एन है, दूसरा क्या मान लिया एम। अभी बताओ जब मैं रेशो लूंगा तो ऐसा कुछ लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, आर नॉट एन का स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि हीलियम है, हाइड्रोजन एटम है, ये लिख दिया। और यहां पे क्या लिखूंगा, आर नॉट एम का स्क्वायर, और ये दूसरा भी हाइड्रोजन का ही एटम है, दूसरा के दूसरा एटम होता तो दूसरे का लिख देता। बताओ ये सब निपट गए कि नहीं निपट गए। ये कितना दिया हुआ है 9/16, दिया है कि नहीं दिया है, अरे दिया है कि नहीं दिया, देखो आप पहले अप्रोच देखो कि अपन देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अपन क्या देखना है, एक अच्छी अप्रोच देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आसानी से भी हो, टाइम भी कम लगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बना पाए, क्वेश्चन कोई भी बना लेगा, आप उसको बस फॉर्मूला बता दो बना ले जाएगा। अब लेकिन क्या होगा कि अपन क्या देख रहे हैं, थोड़ा सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ यहां से जो मेरे पास रेशो निकला है वो क्या निकला है, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर का रेशो कितना निकला है 9/16। क्या यहां से हम एन अपॉन एम का रेशो बता सकते हैं, 3/4, बस मजा आ गया, यही तो चाहिए था मुझे। अब इस रेशो का जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज करूंगा मैं। अब जैसे हम टीएन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, टीएन। अच्छा बताओ टीएन, टीएन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे मैं लिख दूं टी एन अपॉन टी एम, यही तो निकालना है। अब टीएन याद करो, टीएन किस पे डिपेंड करता है, तो टीएन मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, टीएन याद नहीं आ रहा है, तो मुझे तो ये पता है कि टीएन होता क्या है, टीएन होता है 2πr अपॉन भी, न्यूमेरिकल वैल्यू को मारो गोली। एन, आर किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर बाय जेड, और भी एन किस पे डिपेंड करता है, एन बाय जेड, तो ये सब मिला के बन गया एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। अरे बना के नहीं बना, अरे बना के नहीं बना, बन गया। तो जल्दी से बताओ यहां पे मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको नॉट बोल दो, वो तो कटना ही है। यहां पे क्या लिखोगे, एन का क्यूब जेड मतलब 1 का स्क्वायर, ये आया कि नहीं आया। और यहां पर भी क्या लिखोगे बेटा, नॉट अपॉन एम का क्यूब अपॉन 1 का स्क्वायर, ये सब निपट गए। क्या आ गया रेशो, जल्दी बोलो,
एन क्यूब अपॉन एम क्यूब, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एन अपॉन एम का होल क्यूब। ये वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बोलो। 9 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब 64। आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? अब ये आप निकाल के बताओ। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। जल्दी निकालो। सेकंड, सेकंड का सेकंड 4/3, 4/3 आ रहा है? आना चाहिए बेटा। फोर बाय थ्री आना चाहिए अपना। चलो सेकंड क्या है? सेकंड है अपने पास कौन सा, रेडियस ऑफ वी एन इन वी एन अपॉन वी एम। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/n अपॉन 1/m? ये तो मुझे पहले से ही पता है। वी एन डायरेक्ट इक्वल टू जेड बाय एन होता है कि नहीं होता है? मतलब ये m/n डायरेक्ट आ गया। m/n कितना है 4/3। यही आंसर आ गया बेटा 4/3। 4/3 आ गया, आ गया। चलो अब आ रहे हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे, अंतिम क्वेश्चन। ये तो लास्ट क्वेश्चन में देखो, अब एक चीज आपको दिक्कत करेगी। सर ये तो फॉर्मूला मुझे पता है, ये वैल्यू क्यों दी गई है? मे बी उनने अप्रोक्सीमेट करके देखो। जब तक आपको, अगर आपको एग्जामिनर अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो हमें उसी न्यूमेरिकल वैल्यू से ही आंसर निकालना है, ध्यान रखना। अगर उसने कुछ नहीं बोला होता, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, ध्यान सुनना, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता ये, तो अपन क्या करते, अपना प्लेयर मार्केट में उतारते, कौन सा 0.529 n² ये लगा देते डायरेक्ट। लेकिन अब मार्केट में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसी को यूज करना है, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि मे बी एग्जामिनर ने कुछ सर्टेन अप्रोक्सीमेशन माने हो, उससे ये वैल्यू आ रही है और वो उसी के अकॉर्डिंग आंसर पूछेगा। अगर उसने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है मतलब वो इसको बेस मान के मान रहा है वो आंसर। अगर कुछ नहीं बोला जाएगा, आपसे ये बोलते कि बताओ लिथियम के थर्ड ऑर्बिट के या लिथियम के थर्ड ऑर्बिट का साइज क्या होगा, तो अपन 0.529 लगाएंगे। लेकिन उसने एक वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दे के अब पूछा है तो फिर मैं इसको यूज करूंगा। और ये एक दिया है, दूसरा पूछा है, इसका मतलब क्या है, हम रेशो मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वहां पे एक्स वाई दिया था, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। जब भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, तो हमें उसी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करना है। और वो कैसे यूज कर पाऊंगा, रेशो मेथड से। तो अपन को अभी ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि मे बी उसने अप्रोक्सीमेशन लगा के 0.6 या उसने कुछ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कुछ अप्रोक्सीमेशन, कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन लगा के या उसके अकॉर्डिंग जो उसकी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, तो मुझे आंसर किसके फॉर्म में देना है, इसके फॉर्म में देना है। इस फॉर्मूले से बचूंगा। अपन जो भी फॉर्मूले डेराइव करेंगे वो अपन यूज तभी करेंगे जब एग्जामिनर कुछ प्रोवाइड ना करे। अगर एग्जामिनर कोने में ये लिख दे रहा है, अगर एग्जामिनर कोने में ये लिख दे रहा है कि आर एन अपना 0.5 n² है, तब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया? क्या यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है तो हमें एग्जामिनर की वैल्यू यूज करनी है, क्योंकि आंसर उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा। तब अपन क्या करेंगे, समझ में आया क्या करना है बेटा? जब भी अपने पास अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, रेडियस की, स्पीड की, टाइम पीरियड की, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मार्केट में है, तो फिर मुझे वही यूज करनी है। ध्यान रखना। वो यूज कैसे होगी, एक वैल्यू दी गई है, दूसरी पूछ रहे हैं रेशो मेथड से। किससे बेटा, रेशो मेथड से। किससे यूज करेंगे, रेशो मेथड से। अब जल्दी बताओ
अब जल्दी बताओ, अब हम क्या करेंगे बेटा? मेरे पास देखो, जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, वहां पे क्या दिया था? आर नॉट या रेडियस दी हुई थी, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा बेटा? यहां पे लिखूंगा आर, अरे कहां गया, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन रेडियस ऑफ Li+2 का कौन सा ऑर्बिट बेटा? थर्ड। ये लिखोगे नहीं लिखोगे? आर नॉट n² वन का स्क्वायर अपॉन वन अपॉन आर नॉट, ये थ्री का स्क्वायर अपॉन थ्री, यही आएगा कि नहीं आएगा? और ये कितना है? 0.6 अपॉन आर, यही तो मुझे निकालना है लिथियम का। 0.6 ऊपर लिख लिया। जल्दी बताओ कितना आ गया? ये आर नॉट से आर नॉट निपट लिए, वन से वन, ये कितना होगा? 3 से 3, तो ये कितना बन गया? 1/3 इक्वल्स टू 0.6/r। तो जल्दी बोलो आर कितना आ गया? 1.8 एंगस्ट्रॉम। आया कि नहीं आया? सही है ना? सही है, चलो आ गया। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? पॉइंट सिक्स ही तो है ये। 6 समझ रहे थे क्या? चलो कोई बात नहीं, अब पॉइंट का ही तो लफड़ा है। पॉइंट 1.6 कर लो, ऐसे थोड़ा होगा। 6 है, 0.6 ही। पॉइंट ही तो लगाना है, एक पॉइंट रख दो बीच में, क्या जा रहा है? कट्टा बिट्टी करनी है, पॉइंट ही तो रखना है। समझ गए? चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन से अपन डील कर लेंगे, कैसे भी आए, एक वैल्यू दें, रेशो दें, या डायरेक्ट पूछे तो अपन डील कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। चलो हटा दें बेटा इसको। बोलो, मन में क्यों रख रहे हो? निकालो रेशो, रेशो निकालना है। ये जानते हो क्या है? इसको बोलते हैं माइनस। क्या बोलते हैं? माइनस। तो बहुत सारे तो यहीं अटके रहेंगे, सर ये बीच में क्या डैश सा लगा दिया, डैश। डैश देख के खुद को डैश समझने लगोगे फिर। माइनस है वो। क्या है? माइनस। क्या है ये? माइनस। चलो हो गया यार, ये तो एकदम मस्त आंसर आता है। क्या आएगा? आर नॉट एन स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होती है? आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। कौन सा ऑर्बिट? सेकंड। 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया कि नहीं आ गया? माइनस आर नॉट 1/1, 1 का स्क्वायर बाय 1, यही बनेगा। आर नॉट लिथियम कौन सा? 3 का स्क्वायर बाय 3 माइनस आर नॉट 1 का स्क्वायर बाय 1, यही आ रहा है। देखो कौन निपट रहा है? आर नॉट। देखो
ये गलती नहीं करना, 0.529 फिर मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करो। आर नॉट कॉमन आया, निपट गया। 2 - 1/3 - 1 तो कितना हो गया, जल्दी बोलो। 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ नई चीजें देखते हैं। चलो एक और कर लेते हैं, मन कर रहा है बहुत तेज। फाइंड दी सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम बताओ। फाइंड दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एच एटम। देखो एक चीज आप गौर करना, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? देखो एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूं, ये होता है NH/2 पाई। देखो एक खास बात देख रहे हो आप, आपने Rn देखा, Rn एक न्यूमेरिकल वैल्यू n²/z। n² मतलब सेल नंबर और z मतलब टाइप ऑफ एटम। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अलग मिलेगी, लिथियम की अलग मिलेगी, क्यों? क्योंकि उनका जेड अलग होता है। ऐसे ही वीएन भी क्या होता है? V0 Z/n। ये बताओ जहां जेड आएगा वहां पे एटम पे डिपेंडेंसी आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि हर एक एटम का जेड अलग अलग होता है। अब ध्यान सुनना, क्या एंगुलर मोमेंटम पे कहीं जेड आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप चाहे हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट ले लो, चाहे हीलियम का ले लो, चाहे लिथियम का ले लो, आयन का, सबका एंगुलर मोमेंटम सेम मिलेगा, क्योंकि कहीं जेड है ही नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट दे दिया तो यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट, आपसे बोला जाए कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो क्या लिख दोगे? 1h/2 पाई। अब एटम कोई सा रहे, h/2 पाई ही मिलेगा, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे लिथियम प्लस हो, चाहे आप कुछ भी हो। एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम जेड पे डिपेंडेंट हो ही नहीं रहा है। आप किसी भी टाइप का आयन लेके आ जाओ, अगर आप बोल रहे हो सेकंड ऑर्बिट, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे वो He+ का हो, चाहे वो Li+2 का हो, क्या डिपेंडेंसी आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन रेडियस में आ रही है डिपेंडेंसी, स्पीड में आ रही है, क्या एंगुलर मोमेंटम में आ रही है? नहीं आ रही। अब देखो, अब मालूम है होता क्या है, अब दिक्कत मालूम क्या होती है? अपन जब ज्यादा सोचने लगते हैं, अपन क्या सोचते हैं? अपन सोचते हैं सर एक एंगुलर मोमेंटम तो ये है, बात नहीं करो बेटा। MVR, सर ये भी तो होता है MVR। सर तो जेट पे डिपेंड कर रहा है, ये भी जेट पे डिपेंड कर रहा है। देखो डिपेंड करवाओ, निपट जाएंगे। मास को बात नहीं करो, मास। आवाज आ रही है बेटा यहाँ? शांत रहो यार थोड़ा। अभी मैं फॉर्म में आ जाऊंगा तो उछल कूद मचवा दूंगा, फिर एक आध दो बाहर। फिर पेशेंस नाम की एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस होती है तो फिर मालूम में तांडव होता है फिर। ये ऐसा है कि नहीं? यहाँ पे क्या करोगे? Rn क्या लिखोगे? R0 n² देखो एकदम मजा आ जाएगा। क्या मजा आ गया? कट गए देखो। कट गया कि नहीं कट गया? सर n से n भी कट गया। देखो एक ही n बचा कि नहीं बचा? देखो एक ही n आ रहा है ऊपर। एक ही n आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक और मजेदार बात, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ये तो एंगुलर मोमेंटम क्या इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन है मेरा, एंगुलर मोमेंटम क्या इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड करेगा? अब देखो, अब दिक्कत होती है। हाँ, कुछ विद्वान बोलेंगे करेगा, कुछ बोलेंगे नहीं करेगा। सर अगर लेफ्ट से देखो तो डिपेंड करता है, राइट से देखो तो नहीं करता है। देखने का नजरिया है, आप देख कहां से रहे हो। देखो क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ एंगुलर
मालूम ऐसा दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल डिपेंड ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा हो जाए कि अपन अपन क्या हुई, अपन मून पे चले गए, वहां पे इलेक्ट्रॉन डबल हो गया, क्या बताओ, हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा, स्पीड तेज होगी, एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, जो मास पे डिपेंड करेगा वो चेंज हो जाएंगी चीजें। मुझे बताओ, एंगुलर मोमेंटम क्या मास पे डिपेंड करना चाहिए? सर यहां से देख रहे हैं तो मास आ रहा है, और यहां से देख रहे हैं तो मास नहीं आ रहा, अब क्या करें? सर ये बताओ, आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो? क्या ऐसा है? नहीं है। देखो हो क्या रहा है, ये यहाँ पे मास दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कोई मास नहीं है, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। सर ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये मास जा कहाँ रहा है फिर? देखो एम भी आर, देखो अपॉन 2 पाई। देखो एच के अंदर कहीं मास नहीं आता, एन तो सेल नंबर है, और पाई के अंदर कोई मास होता नहीं है। ये तो भाई सिंपली इसको मैं देख के बात करूंगा कि एंगुलर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिपेंड नहीं। सर ये इस मास का क्या होगा? बेटा ये मास जो दिख रहा है ना, वो आप देखना, पेज पलटो, पेज पलटो और ध्यान ध्यान से देखना, पेज पलटना और ध्यान से देखना। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये अपन नॉर्मल बात नहीं कर रहे। जब अपन ये क्वेश्चन हाई लेवल पे, अपन जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे चीजें होंगी, वहां पे बोल रहे हैं कि एक काम करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया, आधा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो एनर्जी क्या होगी, रेडियस कितनी होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें, तब अपन को दिक्कत क्रिएट करेंगी ये चीजें। अभी तो सिंपल फॉर्मूला पटेंगे। अच्छा बताओ, मास तो मास है, जल्दी से मुझे बताओ, भी का फॉर्मूला क्या डेराइव किया था अपन ने? के जेड ई, बताओ जल्दी। क्या भी में कहीं मास आ रहा है? आप भी में देखना मास नहीं आ रहा है कहीं पर भी। जो अपन ने एकदम एक देसी वाला फॉर्मूला लिखा था जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं की थी, न्यूमेरिकल, उसमें कहीं पर भी मास नहीं आ रहा है। अब देखना भी वाले में, जो अपन ने भी का एक गंदा सा फॉर्मूला लिखा था ना, नीचे आ रहा था एन और एच, और ऊपर बन रहा था के जेड 2 पाई ई, क्या मास आ रहा है उसमें? नहीं आ रहा है। और आर वाला देखो, रेडियस वाला, रेडियस वाले में 1/, में मास आ रहा है, 1/, में मास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर क्या समझे, भी में कहीं मास है नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे, और आर में मास कहां है? नीचे। ये और ये मास निपट लेगा। समझ में आया? निपटेगा कि नहीं निपटेगा? ये जो रेडियस है, रेडियस में 1/m आता है, रेडियस में क्या आता है? 1/m। रेडियस में क्या आता है? 1/m। इसका जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे ना, जो भी था अपना n² अपॉन h² करके गंदी करके, यहाँ पे एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है अपन ने, इसका मास नीचे इसका मास ऊपर, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो ये देखो ओवरऑल वैल्यू मास लेस है। तो ये नहीं सोचना कि सर एक साइड मास है एक साइड नहीं है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपसे हो जाए कि बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास को चेंज करूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में मास है ही नहीं है। क्या मैं इलेक्ट्रॉन का मास चेंज करूंगा तो रेडियस चेंज होगी? होगी, इनवर्सली है मास, रेडियस क्या है? इनवर्सली मास। क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा? नहीं होने वाला। एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में कहीं पर भी मास है ही नहीं। है क्या? नहीं है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, कहाँ गया, कौन सा निकालना था? ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि एंगुलर मोमेंटम ना तो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ना तो उसके मास पे डिपेंड करता है, ना ही टाइप ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। किसी भी टाइप का एटम रहे, फर्स्ट सेल है तो h/2 पाई रहेगा, सेकंड सेल है तो 2h/2 पाई। किसके पे डिपेंड नहीं करता है? मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और टाइप ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम मतलब जहां पर जेड आएगा, जहां पे जेड आएगा वहीं पे एटम पे डिपेंड करेगा। इसमें जेड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये तो एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिख दोगे? एंगुलर मोमेंटम सेकंड क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। 2h/2 पाई, मतलब क्या हो जाएगा? h/पाई। ये आएगा आंसर। क्या हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। थोड़ा थोड़ा अपन ने सीख लिया, आगे और भी अपन बात करेंगे। अपन बात करने वाले एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन इन
nth ऑर्बिट। एनर्जी की बात करने वाले हैं। अभी तक अपन ने किसकी बात की? अपन ने डिस्टेंस की बात की। अपन ने किसकी बात की बेटा? अपन ने बात की किसकी बेटा? स्पीड की बात की। अब देखना है यहां पे एक चीज ध्यान देना बेटा। जैसे मान लो ये अपने पास न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस है और थोड़ा गड़बड़ हो, अरे खतरनाक न्यूक्लियस सबको लेके जा रहा है ये इस पे चार्ज हो गया। टच नहीं करना है। चलो देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन है बेटा अपना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अभी तो इलेक्ट्रॉन पे कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है? अगर अपन लोग बात करें इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ एनर्जी, देखो सबसे पहले आप ही बताओ, इलेक्ट्रॉन दंदनादन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अरे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है बेटा? घूम रहा है, कुछ ना कुछ स्पीड से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो इसके पास एक वीएन है कि नहीं है? और अगर किसी के पास स्पीड है तो क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। एक अगर हम बात करें एक रहेगी कौन सी बेटा? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? स्पीड की वजह से। अरे आती कि नहीं आती है? अब इलेक्ट्रॉन ऐसे दंदनादन घूम रहा है तो भाई स्पीड है कि नहीं है? तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। और वो क्या होता है, जल्दी बोलो सर? वो होता है, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, हाफ एम वी एन का स्क्वायर। अगर nth ऑर्बिट में है, ये किस में है बेटा? आर एन में। स्पीड वी एन है। एक तो ये हो गया, और एक और एनर्जी है, कौन सी एनर्जी बता सकता है कोई? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें सिंपल बेटा, ऐसे ध्यान दो कि अगर हम बात करें कि पॉजिटिव चार्ज है, आपने कभी देखा कि जैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत फील किया हो कि ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते? अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते? जब देखो, जब दो चार्ज पार्टिकल को अगर हम रखते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट होती है। उस एनर्जी को अपन देखो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी रहती है। पोटेंशियल एनर्जी एक ग्रेविटेशनल एनर्जी रहती है, जो अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब अपन ग्रेविटेशन वाली की बात नहीं कर रहे, हम कौन सी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रोस्टैट वाली की बात कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? मान लो इसका चार्ज कितना है, मान लो कि Q1 Q2 बाय आर, आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर तो फोर्स होता है, आर एन ये हो ड्यू टू अट्रैक्शन क्या होगा? के Q1 Q2 बाय आर, ये होता है ड्यू टू अट्रैक्शन। ये अपना कांस्टेंट है। Q1 चार्ज हो जाएंगे, मान लो ये Q1 है और ये कितना है बेटा? Q2। तो चार्ज है तो अपन ऐसे का, तो अगर जब भी मुझसे दो चार्ज के बीच के दो चार्ज प्लेस किए गए हैं और उनके बीच में अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी, तो क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर एन। एन मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और Q1 Q2 क्या है? चार्ज, कितने कोलम है, और के क्या है? कांस्टेंट। तो दो टाइप की एनर्जी। एक एनर्जी कौन सी बेटा? एक एनर्जी अपने पास है, कौन सी इसके पास? एक एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से है और एक है स्पीड की वजह से। दो ही चीजें हैं उसके पास, एक अट्रैक्शन है और एक स्पीड। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो अपन बचपन से देखते हैं, फॉर्मूला पुट करना है। अब आप खुद बताओ बेटा कि ये कौन सा, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? जेड इंटू ई, माइनस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? माइनस ई होता है कि नहीं होता है? अपॉन
आर एन, तो कितना होगा ये बोलो, माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, ये आ जाती है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। सर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है बाउंडेशन। बाउंडेशन, आप लोग 9-10 तक आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें बधुआ मजदूर रहते थे, पढ़ा होगा। ऐसा मालूम होता क्या था कि भाई कोई आदमी है, किसी से पैसे ले ले भाई 1,000 रुपये, जब तक तुम मेरे 1,000 रुपये नहीं दोगे तुम मेरे यहाँ काम करोगे। होता था कि नहीं होता था? मान लो किसी, पहले क्या होता था कि जो जमींदार वगैरह होते थे वो क्या करते थे, लोगों को गिरवी रख लेते थे कि भाई तो मान लो इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है। मैं बोला भाई, गए उसके पास जमींदार के पास, बोले 100 रुपये दे दो, तो 100 रुपये एक शर्त पे दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो तुम चुकाओगे नहीं। समझ में आया? तो होता क्या था कि जब वो 100 रुपये वापस रिटर्न करेगा तब वो उससे आज़ाद होता था, फ्री होता था। तो ऐसे ही आप ये मानो बेटा, अब देखना, अब जैसे मान लो ये जमींदार है, इलेक्ट्रॉन इससे क्या है, बाउंडेड है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, मान लो इनके बीच में अट्रैक्शन है। अब मैं ध्यान सुनना, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी पे नेगेटिव पड़ा हुआ है। ध्यान सुनना, अभी अपन उससे रिलेट करेंगे जो बताया था। बताओ इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? आर कितना है? आर लगभग इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो क्या कोई अट्रैक्शन रिपल्सन होगा? कुछ नहीं होगा। तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? जीरो। तो क्या कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन की एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल दोगे आप? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी कि नहीं होगी? अब मान लो ये जो चार्ज है मूव करके यहां आ गया, इसके इतने पास में आ गया, इतने पास में आया कि नहीं आया? तो इनके बीच में क्या लगेगा? अरे अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी से बाउंडेड होगा कि नहीं होगा? अब आप ऐसे फील करो कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां है, अब इस नेगेटिव चार्ज को उठा के मुझे वापस यहां ले जाना है, तो ये अपने आप जाएगा कि मुझे अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तब जाएगा? अब आप देखो सर, आप बोलोगे इनमें अट्रैक्शन है और अगर आपको इसको दूर ले जाना है तो आपको अपनी एनर्जी खर्च करके इसको खींचना पड़ेगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार मुझे 10 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, 10 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ध्यान सुना, 10 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी, और जब ये यहां जाएगा तो यहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि कोई अट्रैक्शन है ही नहीं है। अब ये बताओ किसी चीज में मैं, अब इसके पास एनर्जी कितनी मान लो? एक्स। कितनी मान लो? एक्स। एक्स पहले से है और 10 देने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। मतलब उसके पास कितनी थी? नेगेटिव की एनर्जी, अट्रैक्शन था। जैसे आपने किसी बंदे को पैसे दिए, 1,000 रुपये देने के बाद पूछे तुम्हारे पास कितने बचे? बोले जीरो। जीरो कैसे हो सकता है? मे बी क्या हो, वो नेगेटिव में चल रहा हो, किसी को उसको पैसे देने हो। आपने क्या माना, अपने दोस्त को पैसे दिए, आपके दोस्त को 1,000 रुपये पैसे दे दिए। अब 1,000 रुपये देने के बाद तुम्हारे दोस्त से पूछा कितना है, बोला -50। तुम क्या फील करोगे? भाई उसके पास उधारी कितने की है? 1,050 की, माइनस में चल रहा है वो 1,050, और अपन ने कितने डाल दिए? 1,000। कितना हो गया? -50। समझ में? हो सकता है ना, उधारी नहीं हो सकती। जरूरी थोड़ा है कि आप किसी को अगर 1,00,000 रुपये दे रहे हो तो वो लेके घूमेगा 1,00,000 रुपये, मे भी वो उधारी 2,00,000 रुपये की हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसे ही आप समझो, ये उधारी मतलब क्या है, आप ऐसे समझो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है। अट्रैक्टेड है मतलब बाउंडेड है, बाउंडेशन, बाउंडेड। अट्रैक्शन मतलब समझ रहे हो कि अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसको कौन पकड़ के खींच के रखा हुआ है? न्यूक्लियस। अगर मुझे इस बाउंडेशन को ब्रेक करना है या इलेक्ट्रॉन को कहीं दूसरी जगह ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस बाउंडेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये है, अब मेरा हाथ इससे बंधा हुआ है, अगर मुझे हाथ को यहां ले जाना है तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा तो एनर्जी चाहिए पड़ेगी कि नहीं चाहिए पड़ेगी? अब जो एनर्जी चाहिए पड़ेगी उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही यहां पे समझो कि ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव से, ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव से बाउंडेड है, इस बाउंडेशन को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए पड़ेगी कि नहीं चाहिए पड़ेगी? अब जैसे मुझे इस बाउंडेशन को, इसको ये ब्रेक करना है, जैसे मुझे ये ब्रेक करना है तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब आप ये इसको बाउंडेशन को ब्रेक कर दोगे तो ये फ्री हो जाएगा। फ्री होगा तो इसके पास, हमने मान लो चाहिए, ऐसा मान लो कि इस नेगेटिव के पास कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी कुछ बाउंडेशन वाली एनर्जी, तो हम क्या बोल देंगे? -10 है। और जब ये फ्री होगा तो कोई एनर्जी नहीं रहेगी। देखो हमेशा याद रखना, नेगेटिव की एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव में आ रहा है मतलब वो बाउंडेड है,
और अगर मुझे उसको फ्री करना है तो फिर मुझे ये नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। अब ये नेगेटिव हटेगा कैसे? इस नेगेटिव के पास -10 जूल एनर्जी, और मुझे इसको फ्री करना है, मतलब मुझे 10 जूल देना पड़ेगा ताकि ये नेगेटिव वाला खत्म हो जाए, बाउंडेशन खत्म हो जाए। जैसे मान लो आपको बताया था अभी वो मजदूरी वाला काम, उसको रख लेते थे। मान लो किसी तो एक बंदे ने 100 रुपये उधार लिए और जमींदार ने उसको काम के लिए रख लिया। अब उसको फ्री होना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 रुपये वापस देने पड़ेंगे। 100 रुपये वापस देगा, जीरो हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ऐसे ही जब भी कोई चार्ज, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? एक बाउंडेशन की एनर्जी आती है। अगर मुझे उसको फ्री करना है, अगर उन अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तो जितने वो बाउंडेशन वाली एनर्जी है उतनी एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा? रिपेल करेंगे। जैसे आप खुद समझो कि एक पॉजिटिव यहाँ है, एक पॉजिटिव यहाँ है, क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे ही आप छोड़ोगे ना, जैसे आपने मैग्नेट को देखा होगा, अगर आप सेम पोल की मैग्नेट सामने रखते हो, छोड़ते हो तो भाग जाती हैं, और अगर अपोजिट पोल की मैग्नेट सामने रखते हो तो अपने आप चिपक जाती हैं। अब आप समझो कि जब वो चिपक रही होती है और आपको उनको रोकना होता है, होल्ड करना होता है, तो आपकी एक एनर्जी लगती है कि नहीं लगती? मान लो वो चिपकी हुई है, उनको आपको खींचना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है कि नहीं? जो आप समझना कि जब आप खींच रहे हो तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? आप उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी, उनके अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए अपनी एनर्जी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? आपने एनर्जी दी और खींच के दूर रख दिया। अब हमें क्या लगता है कि हम किसी भी चीज को एनर्जी देंगे वो भागने लगेगी। आपने मैग्नेट को खींचा, दूर कर दिया, रख दिया, तो वो आपकी एनर्जी गई कहाँ? अगर आपने जो एनर्जी दी उससे तो मैग्नेट को दूर भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं रुक गई। इसका मतलब क्या है कि जो आपने एनर्जी दी वो क्या हो गई? मैग्नेटिक फोर्स को ब्रेक करने में यूज हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे ही आप समझो बेटा कि अगर मेरे पास, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इनमें कुछ ना कुछ बाउंडेशन, अट्रैक्शन मतलब बाउंडेशन। अब मुझे इस नेगेटिव को उठाए कहीं दूसरी जगह ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी अपनी खर्च करनी पड़ेगी। और एनर्जी में अपनी खर्च करूंगा तो मतलब मैं क्या करूंगा? अब आपसे कोई पूछे बताओ इनमें इनिशियली एनर्जी क्या है, तो हमने क्या बोल दिया? इनमें बोल दिया कि इतनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -k Q1 Q2/R। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इनमें अट्रैक्शन। अगर मुझे इनको अलग करना है तो मुझे इसको, जब ये बहुत दूर चला जाएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। और इसको, अगर इसको मुझे जीरो करना है तो मुझे उतनी ही प्लस की देनी पड़ेगी, तभी वो जीरो हो रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या है? अब ये बोलो, आप मुझे बताना कि एक सिस्टम है जिसमें -10 जूल है और एक में -100 जूल, तो किसमें अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा? किसमें बाउंडेशन ज्यादा है? -100 वाले में। -100 वाला में स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन है क्योंकि नेगेटिव में बहुत ज्यादा है। तो अपन को ये चीज ध्यान रखना है बेटा कि जब भी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी अपन किस फॉर्म में लिखते हैं? -k Q1 Q2/R। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दी बाउंडेशन। अब आप थोड़ा फील कर सकते हो। जैसे आप ही बताओ कि अगर अगर मेरे पास, जैसे ये बताओ, अगर जैसे मैं बात करूं बेटा, थोड़ा सा सोचना, ये बताओ अगर ये चीज, अगर मान लो एक टाइम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल के भाग जाएगा क्योंकि साइड स्पीड है। इसको भागने से कौन रोक रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स बाउंड करके रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? और जो ये जो स्पीड है, स्पीड क्या कर रहा है? इसको एस्केप कराने की, बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये बताओ बाउंडेशन वाली एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। देखो नेगेटिव में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं। काइनेटिक एनर्जी, आप आई सोचो कि जैसे ये अगर एक टाइम के लिए अगर ये अट्रैक्शन बंद हो जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? कभी जैसे आपको, जैसे आप कभी जैसे देखना कि आप रस्सी रस्सी को पत्थर से बांधना, घुमाना है ऐसे, तेज तेज घुमाते एक टाइम बाद क्या होता है? रस्सी टूट जाती है, पत्थर निकल के भागता है। ये तो जब वो गोल गोल घूम रहा है तो उसको बाहर जाने से कौन रोक रहा है? रस्सी रोक रही है। रस्सी क्या है? उस पत्थर को बाउंडेड करके, जैसे आपने देखा ऐसे अपन ने एक पत्थर लिया और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे ऐसे तेज तेज घुमाते हैं, एक टाइम बाद क्या होता है? रस्सी का सब्र निपट जाता है। जब तेज घुमाते हो तो क्या होता है? रस्सी टूट जाती है। इसको बाहर जाने, देखो हर बार ये जो काइनेटिक एनर्जी, वो तो ये सोच रहा है कि ये एस्केप कर जाए। अभी क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी और ये इनके बीच में एनर्जी, अगर होता क्या है कि जब स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई ये रस्सी अब उसको रोक ही नहीं पा रही है, तो क्या होता है? ये रस्सी ब्रेक होती है और निकल के भाग जाता है।
मतलब इस रस्सी ने क्या किया, इसको बाउंड करके रखा है कि नहीं रखा है आपके हाथ से। ऐसे ही आप समझो कि इलेक्ट्रॉन को किसने बाउंड करके रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जहां पर भी बाउंडेशन की बात आएगी तो वहां पे अपन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, बाउंडेड है। तो जितना ज्यादा यहां पे नेगेटिव होगा, अब सर ये नेगेटिव ज्यादा कैसे होगा, अब आप ये बताओ, अगर मैं जेड को बढ़ाता जाऊंगा तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो बाउंडेड ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। मोर दी नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है बाउंडेशन। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट दी बाउंडेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली बाउंडेड करके रखेगा। अगर कम नेगेटिव होगा तो आराम से निकल जाएगा, अगर अगर अपना नेगेटिव कम होगा तो आराम से निकल जाएगा, और नेगेटिव ज्यादा होगा तो स्ट्रांगली बाउंडेड होगा। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा बेटा, बाउंडेशन को। अब अगर आपसे पूछा है टोटल एनर्जी क्या है, अच्छे बता, टोटल एनर्जी प्लस में आनी चाहिए कि माइनस में आनी चाहिए, सोच के बताओ। अब ध्यान से सोचना, आप आंसर दे सकते हो, कैपेबल हो आप। अच्छे बताओ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जा रहा है? तो एस्केप वाली एनर्जी डोमिनेटिंग है कि बाउंडेशन वाली एनर्जी? बाउंडेशन वाली। ऑब्वियस यार, अभी आपको एग्जांपल दिया था, स्पीड क्या चाह रही है कि निकल के भाग जाए, और अट्रैक्शन क्या, जो बाउंडेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन दन दनादन घूम रहा है न्यूक्लियस के अक्रॉस, क्या निकल के भाग रहा है? नहीं भाग रहा है। तो बाउंडेशन ज्यादा डोमिनेटिंग है कि काइनेटिक एनर्जी? बाउंडेशन वाली। तो ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आ गई तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा। अरे ये बताओ आप तो बेटा कि यहां पे आप तो मुझे ये बताओ कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं भाग जाएगा? काइनेटिक एनर्जी सोच रही है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए, और अट्रैक्शन वाली एनर्जी क्या सोच रही है कि भाई यहीं अट्रैक्टेड रहे। तो अब बताओ होगा क्या? आप ये बताओ, प्रैक्टिकली आपने देखा होगा जब किसी भी न्यूक्लियस के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन, एटम के न्यूक्लियस के अक्रॉस जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल के भागता है? नहीं भागता है। मतलब फाउंडेशन वाली एनर्जी डोमिनेटिंग है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किससे ज्यादा रही होगी? उसकी जो एस्केपिंग एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा रही होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है और फाउंडेशन की कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा। जैसे आपको पता है ना, जैसे आप रस्सी में पत्थर बांध के घुमाते हो, जब तक रस्सी की स्ट्रेंथ से ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी तब तक ब्रेक नहीं होगा। तेज तेज घुमाने लगते हो तो क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्पीड बहुत तेज होती है, तो क्या होता है, रस्सी की स्ट्रेंथ से ज्यादा है वो होता है स्ट्रेच, तो रस्सी टूट जाती है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन इतना तेज मूव करने लगे कि भाई वो इसको ओवरकम कर जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा। तो एक चीज ध्यान देना बेटा कि हम जो बात करते हैं, आप तो ये सिंपल ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है, मतलब बाउंडेशन डोमिनेटिंग है किससे, काइनेटिक से। ये अपन अभी न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे भी, लेकिन ये अपन ने अभी फील किया है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो अपन ने क्या देखा बेटा, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने ये देखा कि जब भी अपन न्यूक्लियस की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से बाउंडेड है। कितनी एनर्जी से बाउंडेड है? ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये एस्केप करने की, मतलब ये कौन सी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूं। तो मेरे पास कौन कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जी है। कौन कौन सी है बेटा, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, स्पीड की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन और बाउंडेशन। समझ में आया? तो ये पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन से, काइनेटिक एनर्जी अपनी स्पीड वाली। अब ध्यान देना, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों कंपेयर। ये तो अपन ने फील ले ली कि भाई ये बाउंडेशन वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए न्यूमेरिकली। तो जैसे मान लो, जैसे बताया ना कि अब जैसे वो बताया ना, अपन बधुआ मजदूर की बात कर रहे थे कि भाई उसको जमींदार ने रख लिया, 100 रुपये लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या 50 रुपये देके मैं उसे बाहर निकाल लूंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। वो नेगेटिव में कितना है, -100। वो वहां पे काम कर रहा है और आपसे क्या बोलेगा फोन करके, सर -100 है मेरे पास पैसे। आप अगर उधारी में हो तो प्लस बताते हो कि माइनस बताते हो? माइनस। आपसे बोले कि भाई कितने पैसे हैं, तो आप बोल रहे हो सर -1000 रुपये हैं। क्यों? उधारी लेके रखी हुई। प्लस जीरो लिखा है, मतलब ना पैसे एक्स्ट्रा है ना उधारी, और प्लस 1000 लिखा है तो एक्स्ट्रा है। मेरे पास पैसे हैं, और जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, माइनस मतलब उधारी।
मतलब नेगेटिव। अब ध्यान दिए, बार बार अब ध्यान देना बेटा। अब यहां पे अगर अपन लोग बात करें, मुझे पोटेंशियल एनर्जी तो मालूम चल गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। आर एन है कि नहीं है? और काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? हाफ एम। अरे यार, क्या मैं इसको इसके टर्म में लिख सकता हूं? के जेड ई की टर्म में लिख सकता हूं? क्या काइनेटिक एनर्जी को मैं जेड ई के टर्म में लिख सकता हूं? सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या बोलती? पहली इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम, दूसरी वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली। सेकंड इक्वेशन से एम भी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? सेकंड इक्वेशन देख के, सेकंड इक्वेशन देख के आप मुझे भी स्क्वायर, एम भी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। तो ये था बेटा के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन का होल स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर। यही था कि नहीं था? अब मैं अगर ये वाली वैल्यू उठा के कहीं से डाल दूं तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। हाफ एम भी स्क्वायर क्या बन जाएगा? के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे हुआ कि नहीं हुआ? देखो, तो अब ये कंपेयर करना आसान हो गया। देखो क्या हो गया? के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, टू आर एन हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज्यादा है? अब यहां देखना, ये अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी जैसे ही टर्म में लिख दी ताकि मैं कंपेयर। अच्छा, ये तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर एन। जल्दी बताओ कितना आ गया? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर एन। देखो अपन भाई तो डिस्कस कर रहे थे टोटल एनर्जी किस में आनी चाहिए? अरे नेगेटिव में आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? नेगेटिव में आ गई। देखो अपन ने बोला था, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है। भले ही वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस से बाउंडेड। तो नेगेटिव में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नेगेटिव में आ गई। देखो सेकंड इक्वेशन से अपन ने एम भी स्क्वायर की वैल्यू को उठा के जेड ई स्क्वायर के टर्म में डाल दी ताकि अपन कंपेयर कर। अब ये इन दोनों कंपेयर कैसे करता? कुछ नहीं होता, यहाँ एम है और यहाँ भी है, यहाँ के है, जेड है, तो अपन ने क्या किया? इसकी वैल्यू के जेड ई की टर्म में डाल दी, तो अब कंपेयर करना आसान हो गया। ये तो अपन पहले डिस्कस कर चुके थे कि ओवरऑल बाउंडेशन आना चाहिए, मतलब नेगेटिव आना चाहिए, और नेगेटिव आ भी रही है। देखो कोई आपसे पूछे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बाउंडेशन। जितना ज्यादा, मोर नेगेटिव एनर्जी मोर दी बाउंडेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव जितना ये नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है? बाउंडेशन। अच्छा, एक सिंपल मुझे ये बताओ बेटा, एटम स्टेबल कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड हो, तभी तो स्टेबल होता है। अरे कोई भी एटम स्टेबल कब बोलते हो भाई? अब वो अपना, ये बोलो अपना सिस्टम स्टेबल कब है? जब कोई बाहर वाला कुछ ना कर पाए, तभी तो स्टेबल होगा अपना। अब कोई एटम स्टेबल कब है? जब उसके इलेक्ट्रॉन को कोई रिएक्शन में ना ले जा पाए, तभी तो स्टेबल बोलते हैं। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में कब नहीं जाएंगे? जब अपने न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, तो वो निकल जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर शेयरिंग में चला जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? बॉन्ड बनाएगा। अगर कोई एटम न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड है, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। जितना ज्यादा ये नेगेटिव होता है, उतना ज्यादा एटम स्टेबल हो जाता है या इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाता है। मोर दी नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, मोर दी
स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा नेगेटिव रहेगा उतना स्ट्रांगली बाउंडेड रहेगा, तो वो एटम आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई ये एटम स्टेबल, जैसे आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि भाई जब भी जैसे अपन 9th 10th में अपन ने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि वो केमिकल रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इनर या आउटर? आउटर क्यों? सबसे कम अट्रैक्शन मिल रहा है बेचारों को। ये बताओ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, तो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसको लगाएगा, इनर वालों की कि आउटर को? इनर को। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इनर को लगाएगा, तो इनर वालों को तो अट्रैक्शन लग रहा है, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है, तो वो बाउंडेड है स्ट्रांगली। वीकली बाउंडेड कौन है? आउटर वाले, तो वही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, more the boundation between electron and nucleus, and more the stable and more the stability, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी एटम के अंदर। अब आप खुद सोचो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि दूसरे सेल में, सेकंड सेल में? अभी अपन बात करेंगे जिसमें एनर्जी कम ज़्यादा आएगी। आप तो ऐसे देखो, KZE² आर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, नेगेटिव में एनर्जी कम होगी, फाउंडेशन कम होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आप खुद सोचो बेटा कि ये बताओ, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में स्ट्रांगली बाउंडेड होगा कि सेकंड सेल में स्ट्रांगली बाउंडेड होगा? फर्स्ट सेल में। फर्स्ट सेल में अट्रैक्शन ज्यादा लगे, फर्स्ट सेल में नेगेटिव में एनर्जी ज्यादा रहेगी, सेकंड सेल में नेगेटिव में ज्यादा रहेगी, फर्स्ट में। तो ये बताओ किसमें स्टेबल ज्यादा रहेगा, पहले में कि दूसरे में? पहले में। तभी तो हमने देखा कि जितने इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्शन में जाते नहीं, क्योंकि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, बाहर वाले वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ये तो अपन ने एक छोटा सा वो देखा है, अपन ऐसे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, समझ गए ना? ये तो अपन ने एक डेरिवेशन फॉर्म में देख लिया, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्या इनको आप घूरो, इनमें रिलेशन बताओ क्या क्या है? इनको अपन देख लिया, क्या आ गया टोटल एनर्जी। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी? सही है क्या? देखो घूरो अच्छे से, सही है? देख लो, क्या ये भी ले सकता हूं? क्या ये सही लिखा है? देखो एक मिनट, एकदम अच्छे से देखो। मतलब ये अपन इसलिए लिख रहा है क्योंकि अपन अपन से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई आपसे टोटल एनर्जी बोले, कोई काइनेटिक एनर्जी, कोई पोटेंशियल एनर्जी, तो अपन क्या करेंगे, एक एनर्जी निकालेंगे, तुरंत कर देंगे अपन क्वेश्चन। अपन कोई पर्टिकुलर एक ही टाइप की एनर्जी निकालेंगे और बाकी ये रिलेशन अपन यूज कर देंगे। मान लो अपन को टोटल एनर्जी पता है, कोई आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो क्या करोगे, उसका डबल डबल कर दोगे। कोई आपको टोटल एनर्जी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो माइनस लगा देना। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये दी गई है फॉर एग्जाम्पल। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी? ये है, ये रिलेशन लगा दो, ये माइनस तो माइनस वहां पहुंचाओगे, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया कि नहीं हो गया? ये और बता दो, मजा आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 या इंटू 2? बताओ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इक्वल टू क्या है, टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू टोटल एनर्जी आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, 2 इंटू -13.6, तो कितना हो गया, जल्दी बोलो, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया कि नहीं आ गया? माइनस, अरे माइनस कहाँ गया, ये तो रंडर हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा तो। माइनस आ गया कि नहीं आ गया? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू
अपने को क्या ध्यान रखना है बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी बाय टू इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस के ई। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ये अपन को ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान रखना है। आपको काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे, काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, टोटल एनर्जी पूछेंगे, कुछ ही पूछ सकते हैं, कोई एक दे के दूसरी पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या ये हर जगह लगा सकते हो? नहीं। सर मेरी काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो क्या पोटेंशियल नेगेटिव में आ जाएगी? बेटा तुम थोड़ा इलेक्ट्रॉनों के न्यूक्लियस के अक्रॉस घूम रहे हो। हाँ, अगर अगले जन्म में कहीं इलेक्ट्रॉन वगैरह बन गए और न्यूक्लियस के अक्रॉस घूमने लगे तो बता देंगे, फिर तुम्हारी इतनी हो जाएगी। सर मेरी एनर्जी इतनी है, मैं साइकिल पे बैठ के जा रहा था, इतनी स्पीड से जा रहा था, इतनी काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी बताओ सर मेरी कितनी है? सर ने आज ही सिखाया है। क्यों? ये किसके लिए है? व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व करेगा तभी ये है। एक इलेक्ट्रॉन रास्ते में कहीं घूम रहा है, क्या ये लग जाएगा? नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब इलेक्ट्रॉन दन दनादन घूम रहा होगा न्यूक्लियस के अक्रॉस, वो भी किसमें? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। किसमें? सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऐसा कहीं नहीं। ये आज तो सर बहुत खतरनाक सीख के आए हैं। काइनेटिक एनर्जी बता दो, हम तुम्हारी टोटल एनर्जी बता देंगे कितनी है, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बता देंगे। ये सब किसके लिए है? ये सब किसके लिए है बेटा? ये सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व करेगा तभी, क्योंकि अपन ने डेरिवेशन ही वही ली है। अपन ने डेरिवेशन कौन सा लिया है? अपन ने यही तो देखा है, न्यूक्लियस के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्रीली घूम रहा है? नहीं घूम रहा है। ये कब के लिए वैलिड है? जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व करेगा। और वो सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन से। तभी अपन बात कर रहे हैं। अपन तो समझ में आया? या अपन को थोड़ा देखने में गंदा लग रहा है तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये कोई अलग से इक्वेशन नहीं है। कौन सी अलग से इक्वेशन नहीं है? ये देखो सर, ये अच्छा है सर, ये एक और फॉर्मूला आ गया। ये अच्छा है सर, नया फॉर्मूला आ गया। देखो क्या किया, वहां पहुंचा दिया, ये आ गया। ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डबल ऑफ टोटल एनर्जी और डबल ऑफ माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये भी आप बोल सकते हो। और बोल सकते कि नहीं बोल सकते? मतलब अपना यहां से एक लफड़ा खत्म हो गया। अपन कोई एक चीज निकालेंगे, बाकी सब पे कमेंट कर देंगे तुरंत। और अपन निकालेंगे क्या? टोटल एनर्जी। अपन अब क्या करने वाले हैं? टोटल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू की साइड जाने वाले हैं। चलो जल्दी आओ, न्यूमेरिकल वैल्यू साइड। अब अपन क्या निकालने, ये समझ में आ गया। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी बेटा? टोटल एनर्जी। अब बेटा टोटल एनर्जी क्या है? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। आर एन है बेटा, आर एन है कि नहीं है? अब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो, माइनस के जेड। तो आर एन की वैल्यू क्या थी? आर एन की वैल्यू अपन ने निकाली है, आर एन की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं। कुछ ऐसा होता था। आर एन क्या होता था, जल्दी देख के बताओ। एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के होता था, और यहाँ पे होता था अपना ई का स्क्वायर एम एन स्क्वायर बाय जेड। शायद यही होता था। देखो देखा, छूटा है क्या? देखो देखो, एक पलटो एक बार, नहीं तो बोले सर गलत लिखवा दिया था आपने। यही है, देखो एक बार और, यही है ना? चलो अब ये छाप देते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और ये अपॉन वाला कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर बाय इंटू एम इंटू जेड। यही आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या क्या बन गया? माइनस को माइनस रहने देते हैं, के को के स्क्वायर बोल देते हैं, बोल दें स्क्वायर। ई की पावर 4। अरे ई की पावर 4 हो गया यार। ई की पावर 4, और कौन कौन है? अरे 4 भी है, और क्या है? पाई भी है, और कौन कौन बचा? मास भी है। और नीचे कौन कौन है बेटा? एच का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आ गया।
यही आया कि नहीं आया बेटा? ये एच है, एन नहीं है। एन की पावर 4 कर दो। ये आया कि नहीं आया? अच्छा, एक एक टू, अरे टू कहाँ रह गया यार? अरे हाँ, यहीं स्टार्टिंग से ही दिक्कत चल रही है टू की तो। सही है, अब सही है ना? चलो, अब अपन उठा लेते हैं क्या बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू देखना। न्यूमेरिकल वैल्यू, टोटल एनर्जी -2.18। बनेट बनेट जाना पहचाना लग रहा है, वीएन में आता था। इनटू क्या आनी चाहिए पावर? ये कितना है? 18 -18। 2.18 इंटू 10 की पावर -18। Z² अपॉन n²। किसमें बेटा? जूल में। और वही अगर वही अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ गया? ये न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। और रुक जाओ, और इसी को ऐसा लिख देते हैं, -RH। RH जानते हो? रिडबर्ग कांस्टेंट सुना होगा। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? या तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। आर एच की वैल्यू 13.6 डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ये डाल दोगे तो ये आ जाएगा। आर एच क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। तीसरा फॉर्मूला आया बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या आई जल्दी बोलो? -13.6 Z² अपॉन n²। और -2.18, 18 यहाँ है तो 18 पावर में डाल दो, Z² अपॉन n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ये जूल में। ये मेरे पास आता है। चलो, और कुछ बच रहा है स्क्वायर में? स्क्वायर देख लो उसमें तो कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है? तीसरी है ये, तीसरी। तीसरी नहीं, में से चौथी हो रही है। पहले लिखो जल्दी, फिर अपन चारों वैल्यू को चमका के लिखते हैं, याद रखना है उनको। Z² अपॉन n²। नेगेटिव साइन बाउंडेशन को इंडिकेट करेगा। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड रहेगा। समझ में आया? देख लेना ये। नेगेटिव साइन इंडिकेट द बाउंडेशन between nucleus and electron. More the negative value of total energy, more the boundation between nucleus and electron. चलो हटा दें, देखो जल्दी। रिडबर्ग कांस्टेंट लगभग डेरिवेशन वाला पार्ट अपना खत्म है, बस। अब ज़्यादा और भारी भारी डेरिवेशन यूज नहीं। क्वेश्चन जो भी आएंगे अपन को पूरे बोर एटॉमिक मॉडल से इन्हीं में से कवर होंगे। यही फॉर्मूले अपन यूज करें, कुछ 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 करेंगे। अब जो कुछ भी यूज होगा इन्हीं से यूज होगा।
13.6, 13.6 और 2.18 इंटू 10⁻⁻18। हटा दें? देखो जल्दी बोलो, आर एन कितना था? सही, आर एन जल्दी बोलो। 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। आप चाहो तो ये याद है, तब आगे वाला याद करना। क्या था? एम एन स्क्वायर बाय जेड, यही था कि नहीं था? वी एन 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। टी एन 1516 एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, यही था सेकेंड। 1.5 इंटू 10⁻⁻16, यही आ रहा था। टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यही आता है कि नहीं आता? और जल्दी बोलो, और बताओ। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये साथ में चिपका के रखना है। एक और भूल गए अपन। हाँ बोलो बेटा। NH/2 पाई, यही है कि नहीं है? ये अपन को ध्यान रखना। हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन। और अगर केमिस्ट्री में होमवर्क है तो फिर अपन को क्या करना है? वो अपनी वीकनेस पे काम करना है। ऐसा नहीं कि हर दिन आपको किसी दिन होमवर्क ज़्यादा मिलता है, किसी दिन कम मिलता है। तो कम मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिब्रेट करना है। चुपचाप क्या करना है, अपने जो भी डाउट हैं, जो भी अपना चैप्टर, देखो जब ज़्यादा होमवर्क दिया गया हो तब कुछ ना कुछ आपने छोड़ा होगा, तो उसको दोबारा करना। अगर वो चीज़ें सही हैं तो फिर अपन को कोई बुक्स वगैरह जो अपने पास रेफरेंस बुक हैं वो लगाना, खाली नहीं बैठना है। समझ गया ना? नेक्स्ट क्लास में अपन इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद अपन TCT देंगे। चलो। तो यार आ सकता है। इतनी मेहनत की है तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन।